हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। और आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास की किताब से जो अध्याय हमारा चल रहा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसी को लेकर के आए हैं। भूमंडलीकृत विश्व, आज जो विश्व है ये भूमंडलीकृत है। कैसे है ये अपन ने चर्चा की है कि आज पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, ये अब एक देश नहीं है, ये हमारे गांव के मोहल्लों की तरह हो गए हैं। यानी हम जब इच्छा होती तब यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से जो सामान चाहे वो बुलवा लेते हैं, ये व्यवस्था हो गई। लेकिन आज जो ये दुनिया है ये बनी कैसे है, यानी ये जो विश्व है ये भूमंडलीकृत कैसे बना है, इसकी यात्रा हम कर रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान हमने देखा था कि शुरुआती दौर में हम भारतीय जब सिंधु घाटी की सभ्यता में रहा करते थे, तब हम पश्चिम एशिया से व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। उस दौर में मेसोपोटामिया के लोग भारत को मेलुहा कहा करते थे, वो अपन ने देखा है। इसके बाद अपन ने देखा कि रेशम मार्ग आता है। रेशम मार्ग की शुरुआत लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में होती है और वह लगभग 15वीं शताब्दी तक चलती। इस रेशम मार्ग की शुरुआत हुई कैसे थी? चीन का रेशम जाया करता था यूरोप, वहां पर ये जाया करता था। ले जाने वाले कौन थे? अरब के व्यापारी थे, यानी अरबी व्यापारी बिचौलियों का काम करते थे। अब पूरी अर्थव्यवस्था भारत और चीन की समृद्ध थी। बदले में ये लोग अपने कपड़े और खाना पीना जो भेजते थे उसके बदले में सोना चांदी लिया करते थे। तो यूरोप का सारा सोना लगभग भारत में आने लगा था। इस पर अपन ने विस्तार से चर्चा पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। रेशम मार्ग अर्थव्यवस्था के लिए खोला था, लेकिन उससे सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होते। हमारे देश से, भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार दुनिया में हुआ। दुनिया से अरबी व्यापारी जो थे वो अपने साथ इस्लामिक धर्म लेकर के आए। यूरोपियन व्यापारी आए तो उन्होंने क्या किया? क्रिश्चियनिटी लेकर आए। इस तरह से सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है। फिर सामाजिकता में बदलाव आ रहा है। कैसे बदलाव आ रहा है? हमारा जो खान पियन है, खान पियन में याद रखो आप, भोजन की यात्रा में जो नूडल्स है वो पूर्व आधुनिक युग यानी रेशम मार्ग के दौर का भोजन की यात्रा है। चीन का नूडल्स स्पैघेटी बन के सिसिली तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही अमेरिका की खोज कोलंबस करता है, वहां से सोना और चांदी तो मिलता है, ठीक है, लेकिन सोने चांदी के साथ में वहां से मिलता है आलू। आपको याद आ रहा होगा अर्थशास्त्र का पहला पाठ विकास वाले अध्याय में हमने देखा है कि आपके पास में बहुत सारा पैसा है लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो पैसा किस काम का? बस यूरोपियों के साथ यही समझ लो कि दोनों चीजें मिल गई वहां से। मैक्सिको और पेरू से सोना चांदी भी मिलता जा रहा था और साथ में आलू, सोया बड़ी, ये सारी चीजें, मूंगफली वगैरह ये सब मिल रही थी उनको। तो भोजन भी मिला और पेट भी मिला, यानी पेट भरने के लिए भी मिला और पेटी भरने के लिए भी अमेरिका मिल गया। अब उसकी वजह से वो समृद्ध होने लगे और समृद्ध होने लगे तो धीरे धीरे करके उन्होंने अपना दायरा फैलाना शुरू कर दिया। अब वहां पे उन्होंने अमेरिकन को तो चेचक की बीमारी के हवाले छोड़ दिया, मतलब धोखे से वहां पर चेचक की बीमारी पहुंच गई स्पेनिश से सैनिकों के माध्यम से, और लोकल के जो अमेरिकन थे वो मारे गए, रेड इंडियंस। और अब जो यूरोप और अलग अलग देशों से, खासकर यूरोपीय कंट्रीज से जाके जो लोग वहां बसे, आज भी वही लोग हैं। यानी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वो नहीं है जो आज हैं। अमेरिका का आज का जो प्रेसिडेंट है उसके भी पूर्वज कहीं ना कहीं यूरोपीय रहे होंगे, अब भले वो अमेरिकी कहला रहे हैं। तो एक तरह से वो लोग मूल निवासी नहीं है जो आज वहां पर राज कर रहे हैं। मूल निवासियों का खात्मा हो गया था और थोड़े बहुत जो बचे थे वो आज भी सेकंड क्लास लाइफ जी रहे हैं। तो ये तो खैर वो वाली बात हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि अब जो है चीन तक व्यापारी आने लगे। वास्को डी गामा ने रास्ता खोज लिया भारत तक आने का। अब चीन में आपने देखा होगा कि चीन में बारूद बनता था, चीन में कागज बनता था, लेकिन चीन अपनी तकनीक का प्रसार नहीं कर पाया, चीन उस तकनीक का लाभ नहीं उठा पाया। यूरोपीय व्यापारी आए, इन्होंने चीन से, भारत से तकनीकें ले ली, रेशम बनाने की टेक्निक ले ली, बारूद बनाने की ले ली और भी टेक्निक्स ले ली और ले जाके यूरोप में उन पर प्रयोग किया और उससे वो समृद्धि को प्राप्त होते गए। अब यूरोप में भी 1815 में क्या होता है? नेपोलियन का पतन हो जाता है। नेपोलियन का जब पतन होता है, जब तक नेपोलियन जिंदा था, किसी भी यूरोपीय ताकत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसका मुकाबला कर सके। अब यूरोपीय शक्तियों ने, कौन कौन सी शक्तियां? प्रशा, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इन चारों ने नेपोलियन को हरा दिया। नेपोलियन जब तक जिंदा था तब तक ब्रिटेन की लगभग एक तरह से सोशल बाइकॉट था, व्यापारिक रूप से उसका जो है बहिष्कार किया गया था। उस वजह से वो ज्यादा व्यापार कर नहीं पा रहा था। नेपोलियन के पतन का सबसे ज्यादा फायदा हुआ ब्रिटेन का,
यानी ब्रिटेन के अच्छे दिन आने थे। लेकिन उसके पहले ब्रिटेन में कुछ तनाव वाली परिस्थितियां भी निर्मित हुई। ये सारी चीजों को अपन चलिए देखते हैं और समझते हैं आज के इस अध्याय में कि 19वीं सदी में वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय कैसे होता है। चलिए देखते हैं और समझते हैं। कक्षा 10 का आज अपन देख रहे हैं ये चौथा भाग और पाठ का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। 19वीं शताब्दी जिसको अपन 1815 से पढ़ेंगे 1914 तक। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, यानी प्रथम विश्व युद्ध तक के बारे में अपन जानेंगे समझेंगे। और 1815 आपको याद आ रहा होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में नेपोलियन का पतन। नेपोलियन के पतन के बाद ब्रिटेन के अच्छे दिन आने लगे और विश्व अर्थव्यवस्था का उदय उसके बाद कैसे हुआ देखेंगे अपन इस भाग 4 में। पाठ का नाम एक बार फिर से भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इसके अंतर्गत अपन वैश्विक अंतर संबंधों पर चर्चा कर चुके हैं। शुरुआती दौर में प्रवास देख चुके, रेशम मार्ग देख चुके, भोजन की यात्रा स्पैघेती तक, नूडल से लेकर स्पैघेती तक। बीमारी में अपन ने चेचक को देखा और व्यापार में अपन ने देखा कि वहां के गन्ना और कपास आने लगे। नानते और बुर्दो बंदरगाह में फ्रांस पे आने लगे तो फ्रांस प्रोग्रेस करने लगा। ये चीजें वहां हुई थी। लेकिन जब फ्रांस में नेपोलियन का पतन हुआ तो ब्रिटेन का दबदबा बढ़ा और ब्रिटेन आगे आ गया। अब ब्रिटेन जब आगे आता है तो एक नई विश्व अर्थव्यवस्था का उदय होता है। तो नई विश्व अर्थव्यवस्था का उदय जो 19वीं सदी में होता है के अंतर्गत भूमंडलीकरण के लिए जो प्रेरणादायी कारक थे वो कौन कौन से थे देखते हैं। तो पहला कारक था वस्तु, श्रम और पूंजी का प्रवाह। वस्तु, पूंजी और श्रम का प्रवाह, ये देखेंगे अपन, इसके बारे में समझेंगे। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक निकल के आता है वो आता है नई तकनीक, कि तकनीक ने कैसे भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया, इसको देखेंगे। फिर इसी में अपन देखेंगे नया उपनिवेशवाद, कि किस तरह से इन देशों ने उपनिवेशवादी वृत्ति को बढ़ाया। फिर इसी के अंतर्गत अपन अगले वीडियोज में देखेंगे कि मुक्त व्यापार की नीति। मुक्त व्यापार की नीति, मुक्त व्यापार नीति को तो अपन इसी में समझेंगे। और पांचवा अपन देखेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड यानी आप ये याद रखिए कि 19वीं सदी के जो भूमंडलीकरण है उस भूमंडलीकरण को प्रेरित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, कारक कौन कौन से हैं। पूंजी, वस्तु और श्रम का प्रवाह, नई तकनीक, मुक्त व्यापार, उपनिवेशवाद और गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है इसके बारे में अपन आगे जब जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे इन कंटेंट्स में अपन उसको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले वस्तु, पूंजी और श्रम का प्रवाह किस तरह से हो रहा था उसको अपन समझते हैं और देखते हैं। 19वीं सदी की अपन बात कर रहे हैं। दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। कैसे बदल रही है ये देखते हैं अपन। नए नए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारक आ रहे हैं और इन कारकों ने पूरे समाज की काया पलट दी है। विदेशी संबंध जो है वो एक नया रूप ले रहे हैं, नई अंगड़ाई ले रहे हैं। इनको अपन जानेंगे और समझेंगे। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय को देखते हैं पहले। तो जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय है, अर्थशास्त्री कहते हैं उनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख इन अर्थशास्त्रियों ने किया है। पूरी दुनिया में जो प्रवाह हो रहा है उसमें पहला प्रवाह होता है व्यापार का, यानी 19वीं सदी में व्यापार किस चीज का हो रहा है, वस्तुओं का। वस्तुएं कौन सी हैं, गेहूं और कपड़ा। अब आप देखिएंगे कि गेहूं क्या कर रहा है और कपड़ा क्या कर रहा है, इसको अपन आगे समझते चलेंगे। थोड़ा सा मेंटली अलर्ट होकर आप लोग देखते रहिएगा। दूसरा प्रवाह होता है श्रम का, यानी लेबर एक जगह से दूसरी जगह आ रही है और जा रही है। और लेबर जा रही है मतलब काहे लिए जा रही है, काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में। अब व्यापार हो रहा है, लेबर आना जाना कर रही है, तो इसके लिए पूंजी की भी व्यवस्था करना पड़ेगी, यानी पूंजी भी यूरोप से अन्य महाद्वीपों की तरफ प्रवाह कर रही है। इसको अपन देखेंगे और समझेंगे। अब इन प्रवाहों की अपन चर्चा करते हैं। प्रवाह कितने बताए मैंने, प्रवाह 3 बताए आपको मैंने। व्यापार प्रवाह, श्रम प्रवाह और पूंजी प्रवाह। तो व्यापार प्रवाह यानी वस्तुओं का लेन देन हो रहा है। व्यापार किसे कहते हैं, व्यापार कहते हैं वस्तुओं के लेन और देन को। श्रम प्रवाह आपकी समझ में आ ही गया होगा कि मजदूरों का आना जाना, और पूंजी प्रवाह यानी उसमें पैसे का निवेश करना। ये तीनों प्रवाह सामान्य तौर पर अर्थव्यवस्था में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये उस समय भी जुड़े हुए थे और ये लोगों के जीवन को प्रभावित भी करते थे। लेकिन कई बार ये होता कि इनके बीच का जो संबंध है, जो अंतर संबंध है, वो टूट जाया करता।
उदाहरण के स्वरूप अगर अपन देखें तो वस्तु या पूंजी की आवाजाही तो ठीक रहती थी, लेकिन उसके मुकाबले जो लेबर की आवाजाही थी उनके ऊपर बहुत सारी बंदिशें, बहुत सारी शर्तें लगा दी जाती थी। कैसे? जैसे गिरमिटिया मजदूर जाते थे, उनको 5 साल का एग्रीमेंट साइन करा लिया जाता था, वो श्रम होता था। गिरमिटिया मजदूर क्या थे, इसके बारे में भी अपन आगे अध्याय में पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन बात करें कि उनके ऊपर पैसा भी कम खर्च किया जाता था, एक तरह से दासों की तरह व्यवहार किया जाता था। इसके बारे में अपन ने 9वीं क्लास में पढ़ा है कि वो जहाजों में लाद के वो नीग्रोज जो रहते थे उनको ले जाया जाता था और बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता था। तो श्रम प्रवाह में थोड़ी सी कमजोर स्थिति हमको दिखाई देती है। फिर भी हम जो है इन तीनों प्रवाहों का जो अध्ययन करेंगे वो एक साथ करेंगे तो हमको 19वीं सदी की जो विश्व अर्थव्यवस्था है वो कुछ बेहतर तरीके से हमको समझ में आएगी। चलिए अपन देखते हैं इस 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ती है। इस विश्व अर्थव्यवस्था के लिए अब अपन आते हैं, नेपोलियन का पतन हो चुका है। वाटरलू के युद्ध में PARB, P फॉर प्रशा, A फॉर ऑस्ट्रिया, R फॉर रूस और B फॉर ब्रिटेन। अब इसमें अंत में जो नाम B फॉर ब्रिटेन है, इसी का जलजलाव देश में आगे आपको देखने को मिलेगा दुनिया में। हम बात करते हैं औद्योगिक यूरोप की। औद्योगिक यूरोप का मतलब होता है कि जहां पर औद्योगिक उत्पादन शुरू होता है, और औद्योगिक यूरोप में भी सबसे पहला औद्योगिकरण कहां हुआ था? ब्रिटेन में। तो अपन बात करेंगे, शुरुआत करेंगे ब्रिटेन की, और ब्रिटेन में भी वहां के भोजनों के बारे में बात करेंगे। तो ब्रिटेन ही नहीं, जो भी देश हो, पूरी दुनिया के कोई भी देश हो, वो सामान्य तौर पर यह प्रयास करते हैं कि कम से कम भोजन के मामले में तो आत्मनिर्भर हो जाएं, ताकि हमको हमारे देश के लोगों को खिलाने के लिए दुनिया से अनाज बुलाने की आवश्यकता ना पड़े, ये प्रयास करते हैं। लेकिन 19वीं सदी का जो ब्रिटेन था, ये ब्रिटेन इस प्रयास को नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि अगर ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहां पर सामाजिक तनाव फैलने की स्थिति बन जाती, वहां के लोगों का जीवन स्तर गिरता, और जीवन स्तर गिरने से वहां पर समाज में तनाव हो जाता, बड़ी ऊंच नीच की स्थिति निर्मित हो जाती। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए इसके पीछे का कारण अपन देखते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण जो है वह था कॉर्न लॉ, और कॉर्न लॉ वह है जो 1815 में वहां पर लागू हुआ था। तो कॉर्न लॉ के बारे में अपन डिटेल से थोड़ा सा जानते हैं और समझते हैं। कॉर्न लॉ की हम बात करते हैं तो कॉर्न से मतलब आप लोग सामान्य तौर पर मक्का को मानते हैं, कॉर्न लॉ मतलब मकई कानून। लेकिन इंग्लैंड में, ब्रिटेन में उस दौर में गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, मोटे अनाज, खाद्यान्न जो थे उनको सबको कॉर्न में शामिल किया जाता था। आपको पता है यूरोप में आलू आ गया है, आलू से लोगों का पेट भरने लगा है। पेट भर रहा है तो उनके पास में अब नई खुरापात सूझ रही, यानी वो औद्योगिक उत्पादन के लिए अग्रसर हो रहे हैं, और ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो चुका है, तो ब्रिटेन में कच्चे माल की भी आवश्यकता पड़ रही है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ब्रिटेन में जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है तो वहां पर शहरीकरण होने लगता है, औद्योगिकरण के साथ शहरीकरण होता है, और लोगों के पेट में भोजन जाने लगा है, लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, तो जनसंख्या में वृद्धि होने लगी है। जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने की मांग बढ़ेगी, उद्योग बढ़ेंगे तो कच्चे माल की मांग बढ़ेगी। अब ये दोनों के कच्चे माल, चाहे पेट भरने के लिए हो चाहे खाने के लिए हो, आते कहां से थे? खेतों से। उद्योग पहला कौन सा था? कपड़ा उद्योग। कपड़े उद्योग के लिए कच्चा माल कपास, वो भी खेतों से आना है। और दूसरा पेट भरने के लिए कच्चा माल क्या है? गेहूं, वो भी खेतों से आना है। यानी चाहे ब्रिटेन वाले पेट भरें चाहे पेटी भरें, दोनों के लिए आवश्यक था खेती। अब उस दौर में जैसे ही वहां पे जनसंख्या बढ़ी, भोजन की मांग बढ़ी, तो वहां के जो जमींदार थे, बड़े किसान थे, उनके मन में लड्डू फूटा लाभ कमाने के लिए कि यार मौका मिला है, कमा लो। अब इसी कमाई के कारण, इसी पेटी भरने के लालच ने वहां पर एक नया कानून ला दिया, उसको बोला गया कॉर्न लॉ। चलिए उसको देखते हैं और समझते हैं। 18वीं सदी के आखिरी दशकों की बात अपन करते हैं। ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। अब जब ब्रिटेन की आबादी बढ़ेगी तो वहां के लोगों की भोजन की मांग बढ़ेगी, ज्यादा लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। अब साथ में औद्योगिकरण भी हो रहा है, शहरों में उद्योग लगने लगे। अब जब औद्योगिकरण होगा तो शहरीकरण भी बढ़ेगा, ये तो एक दूसरे के साथ चलने वाले लोग हैं। औद्योगिकरण आगे आगे तो शहरीकरण पीछे पीछे। अब जब औद्योगिकरण होगा तो कृषि उत्पादों की मांग होगी, कपास की मांग होगी, गन्ने की मांग होगी, ये सारी चीजें होंगी। जब ये सारी चीजें होने लगी तो ब्रिटेन के बड़े भूमि स्वामियों के मन में आया
कि क्यों ना खाद्यान्नों का जो आयात है वो बंद हो जाए तो हम मालामाल हो जाएंगे। अब इन लोगों ने इंग्लैंड के राजनेताओं पर, इंग्लैंड की सरकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अब देखिए, अर्थव्यवस्था राजनीति को प्रभावित कर रही है। बड़े भूमि स्वामियों ने दबाव डाला राजनेताओं पे कि आप ऐसा कानून लाओ कि बाहर से आने वाला खाद्यान्न बंद हो जाए और हमको पैसा मिलने लगे। तो बड़े भूमि स्वामी नेताओं को, राजनीतिक दलों को देते थे चंदा, तो उन्होंने बात मान ली। और जब बात मान ली तो लागू हो गए कॉर्न लॉ। 1815 में कॉर्न लॉ लागू हुआ और इसकी वजह से दुनिया से जो खाना आता था, जो अनाज आता था, खासकर गेहूं, जई, ज्वार, मक्का, इन पर लगी पाबंदी। अब जब इन पर पाबंदी लगी तो क्या हुआ, ये लोग उतना उत्पादन तो कर नहीं पा रहे थे बढ़ती जनसंख्या के मान से। तो क्या हुआ कि जो लोकल के जो भूमि स्वामी थे, जब उतनी जितनी डिमांड थी उतनी पूर्ति कर नहीं पा रहे थे, तो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बढ़ गई महंगाई। अब जब महंगाई बढ़ी तो उसका असर किस पे पड़ेगा? उसका असर पड़ेगा उद्योगपतियों पर और शहरी जनता पर। उद्योगपतियों को अब उनके उद्योगों में काम करने वाले लोगों को ज्यादा वेतन देना पड़ता। क्यों देना पड़ता? पहले सस्ता अनाज मिल रहा था तो वेतन कम दे रहे थे, उतने में गुजारा हो जाता था उनका। जब उनका पेट भरेगा नहीं और बाहर खाना मिल रहा है महंगा, तो वो लोग अपने मालिक से कहेंगे कि भैया हमारी वेतन बढ़ाओ। तो उसकी वजह से उद्योगपतियों का मुनाफा कम होने लगा। तो उद्योगपति नाराज होने लगे, शहरी जनता को महंगा अनाज मिल रहा है तो वो भी नाराज होने लगे। इन्होंने मांग की कॉर्न लॉ हटाओ, कॉर्न लॉ हटाओ। तो इन्होंने भी राजनेताओं पे दबाव डाला। उद्योगपति भी चंदा देते थे किसी विरोधी दल पे या किसी दूसरे, तो इन्होंने भी राजनेताओं पे दबाव डाला, सरकार पे दबाव डाला। अब सरकार ने कॉर्न लॉ वापस लेने को मजबूर हो गए। अच्छा, कॉर्न लॉ वापस लेने का एक और कारण है। कॉर्न लॉ वापस कब लिया? 1846 में। अब आपको 1846 की कोई घटना याद आ रही है क्या? 1846 की घटना यह है कि आपने पढ़ा है कि 1840 के दशक में आलू अकाल पड़ा था। आलू अकाल पड़ा था कहां पर? 1840 के दशक में, आयरलैंड में और पूरे ब्रिटेन में, आयरलैंड में और पूरे यूरोप में। यानी 1845 से 1849 तक आलू का अकाल रहा। 10 लाख लोग मारे गए। इससे दुगने लोगों ने तो यूरोप छोड़ के भागना मुनासिब समझा। तो जब अकाल पड़ा तो भोजन, जो उनकी थाली में ब्रेड और आलू आता था, वो आलू भी बंद हो गया। ऊपर से बाहर से जो खाना आता था उसके आयात पर रोक लगी थी कॉर्न लॉ के कारण। तो इंग्लैंड में इतनी महंगाई बढ़ गई कि त्राहिमाम की स्थिति बन गई। तो मजबूरी में कॉर्न लॉ को हटाना पड़ा और कॉर्न लॉ 1846 में हटा लिया गया। अब कॉर्न लॉ निरस्त हो गया। अब कॉर्न लॉ निरस्त होने के क्या प्रभाव पड़े इसके बारे में अपन देखते हैं। कॉर्न लॉ जब निरस्त हुए तो आयात जो है वो सस्ता हो गया, बाहर से आने वाले अनाज आने लगे। तो अब जो लोकल के जो लोग थे उनका अनाज महंगा था और बाहर से आने वाला जो अनाज था वो सस्ता था। अब जब बाहर का अनाज सस्ता और लोकल का महंगा होगा तो जो ब्रिटेन के जो भूमि स्वामी थे उन्होंने अपने खेतों में खेती करना बंद कर दिया। सारे विशाल भूभाग जो थे वो खेत बंजर होने लगे, खाली पड़ गए, परती हो गई वो जमीनें। अब इसकी वजह से असर यह हुआ कि हजारों लोग जो उन खेतों में काम करके रोजगार प्राप्त करते थे वो हो गए बेरोजगार। अब बेरोजगार लोग क्या होता है, आप लोग अपने आसपास गांवों में देखते होंगे, जिनके पास रोजगार नहीं होता वो अपने गांव से कोई बंबई जाता है, कोई सूरत अहमदाबाद जाता है, अलग अलग कलकत्ता जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में आना जाना करते हैं। तो यही हाल ब्रिटेन वालों के होने लगे। वो लोग भी काम की तलाश में दूसरे शहरों में और दूसरे देशों तक पलायन करने लगे और इस तरह से पलायन बढ़ने लगा। तो कॉर्न लॉ निरस्त होने का पूरा असर पड़ा इंग्लैंड के ऊपर, लेकिन इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा भाई भूमि जो जिनके मालिक, मतलब जो भूमि मालिक थे, जो किसान थे और किसानों पर डिपेंडेंट जो मजदूर थे, उनके दिन अच्छे नहीं रहे, उनके बुरे दिन आ गए। लेकिन आम जनता जो थी, आम जनता बड़ी प्रसन्न हो गई। सस्ता अनाज आया, सस्ता अनाज आया तो लोगों का पेट भरने लगा और पेट भरने लगा तो उनके उपभोग का स्तर ब्रिटेन में बढ़ गया। कैसे बढ़ गया कि अभी तक मान लो आप गेहूं खरीदते थे 30 रुपए किलो, अब वो गेहूं कितना मिलने लगा? अब वो गेहूं मिलने लगा 25 रुपए किलो या 20 रुपए किलो। तो आपकी जो पैसा खर्च होता था खाना खाने में, तो आपकी बचत हुई ना, वो 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए जो बच रहा है, उस पैसे से अब आप क्या करोगे?
कोई नई चीज खरीदोगे, नई शॉपिंग खरीदोगे। अब नया सामान की डिमांड होगी, नए सामान की डिमांड होगी तो ब्रिटेन में क्या होगा, नए उद्योग स्थापित होंगे। नए उद्योग स्थापित होंगे तो क्या होगा, इससे लोगों की और जरूरतें बढ़ेंगी और लोग खुशहाल होंगे, लोगों में समृद्धि आएगी, आय में वृद्धि होगी। उससे जब उद्योग धंधे बढ़ेंगे, उद्योग धंधे बढ़े तो क्या हुआ, रोजगार मिले, रोजगार मिले तो पैसा आया, पैसा आया तो क्या होगा, फिर से आप सामान खरीदोगे और जो जो सामान खरीदोगे उससे फिर नए उद्योग खुलेंगे। तो इस तरह से डिमांड के हिसाब से उद्योग वहां पर स्थापित हो गए और खाद्य पदार्थों का और भी ज्यादा वहां पर दुनिया भर से आयात होने लगा। अब खाद्य पदार्थों का आयात होने लगा, लोग खाने लगे, तो ये आयात हो कहां से रहा था, चलिए अपन इसको देखते हैं। अब ये नक्शा आपको दुनिया का दिख रहा है, पूरे विश्व का नक्शा। ये जो खाने का आयात है, ये आप अमेरिका को पहचान रहे हैं ना, यहां पर ये आपका अमेरिका वाला एरिया हो गया, ये अमेरिका महाद्वीप हो गया अमेरिका का, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया का और ये हो गया आपका एशिया का। यानी अब जो है पूर्वी यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, दुनिया भर के हर हिस्से में ब्रिटेन के लोगों का पेट भरने के लिए जमीनों को साफ किया जाने लगा और वहां खेती की जाने लगी। यानी अब आप सोचिए कि ये ब्रिटेन के जो पेटू थे वो गेहूं वगैरह बुलवाते थे, उसका जो है सप्लाई अन्य देशों में भी वो करते थे, निर्यात भी करने लगे थे आयात करवा के। लेकिन सबसे ज्यादा उपभोग ब्रिटेन में बढ़ा और पूरी दुनिया से आज के जितना तो उत्पादन होता नहीं था, जो भी उत्पादन होता था वो उत्पादन होकर जाने लगा ब्रिटेन के लिए। अब अपन देखते हैं कि खेती के लिए क्या आवश्यक है, जमीन। तो खेती के लिए जमीनों को तैयार किया गया। लेकिन अब आप सोचिए कि अमेरिका में, रूस में, पूर्वी यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में खेती कर ली गई। अब खेती करने के बाद अनाज को काट के तैयार कर लिया गया, रेडी हो गया, बोरों में भर लिया गया। तो क्या ये अपने आप चल के जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब इसके लिए खेती हर इलाकों को, यानी खेतों को किससे जोड़ना पड़ेगा, बंदरगाहों से जोड़ना पड़ेगा। वो बंदरगाह से पूरा माल जहाजों में लद के कहां जाता था, ब्रिटेन जाता था। तो उसकी वजह से नई नई गोदियां तैयार की गई। गोदियां मतलब होता है बंदरगाह, जहां पर जहाज रुकते हैं। अब गोदियां तैयार हो गई, बंदरगाह तैयार हो गए, लेकिन बंदरगाहों तक पहुंचेंगे कैसे? तो उसके लिए रेलवे लाइन बिछाई गई। यानी नई जो जमीनों पर खेती करने के लिए यह आवश्यक हो गया कि वहां से आवागमन के साधन दुरुस्त किए जाएं। अब उन जगहों पर जहां खेती हो रही है वहां पर खेती करने वाले लोग चाहिए। तो अब अमेरिका में तो बड़े धन्ना सेठ पहुंचे थे यूरोप के लोग तो व्यापार करने के लिए, तो वो तो खुद खेती करेंगे नहीं। अब खेती करने के लिए नए मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, तो दुनिया भर से लोग वहां पहुंचेंगे। शुरुआती दौर में जो आयरलैंड वाले जो लोग थे, जो अन्य देशों में भागे थे आलू अकाल के समय पे, यूरोप के लोग वो अमेरिका की तरफ ज्यादा भागे थे क्योंकि वहां पे विशाल भूभाग थे और अच्छी खेती होती थी वहां पे। तो अब जो ऑस्ट्रेलिया है, जो रूस है, जो भारत है, जो एशिया है, यहां पर नए घर बसाना पड़ेगा, नई बस्तियां बसाना पड़ेगी ताकि यहां पर लोग बसें, खेती करें। उन खेतों से जो माल प्रोडक्ट जो उत्पन्न होगा, जो फसल आएगी, उसको रेल गाड़ियों में, मालगाड़ियों में भरेंगे, मालगाड़ी आएंगी बंदरगाहों तक, बंदरगाहों में जहाजों में भरेंगे और जहाज लेकर के जाएंगे कहां पर, ब्रिटेन के लिए। तो इस तरह से यह व्यापार पूरा सेटल्ड हो गया। अब अपन ने ये देख लिया व्यापार का प्रवाह, यानी वस्तुओं का प्रवाह हो रहा है, वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अब अपन बात करते हैं लेबर की। तो लेबर की जब अपन बात करते हैं तो नई बस्तियां बसाई गई और उन नई बस्तियों में बहुत सारे यूरोपियंस अमेरिका चले गए, बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया आ गए और भारत के भी अलग अलग जगहों पर गए। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इन सारे कामों के लिए श्रम, व्यापार की बात आप लोगों ने देख ली कि वस्तुओं का जाना हो रहा है, कपास जा रहा है, गेहूं जा रहा है, ये सारी चीजें जा रही हैं। अब बात करते हैं अपन पूंजी और श्रम की। तो पूंजी और श्रम की बात करते हैं तो जो रेलगाड़ियां बन रही हैं, जो नए बंदरगाह बन रहे हैं, वो फ्री में तो बनेंगे नहीं। उसके श्रम में मान रहे हैं हम कि श्रम सस्ता था, दासों की तरह व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ, उनको पैसा कम दे रहे हो। लेकिन जहाज बनाना है, आपको रेलगाड़ी बनाना है, लोहे की पटरियां डालना, उसमें तो पैसा लगेगा। तो ये पैसा आता था कहां से? ये पैसा आता था लंदन से। लंदन से पैसा आ रहा है और अमेरिकी महाद्वीप है और जो ऑस्ट्रेलिया है, इन जगहों पर जहां मजदूरों की कमी थी वहां पर लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा। दुनिया भर से लोग वहां जाकर बसने लगे। यूरोप से ही कुछ लोग गए, कुछ लोग भारत से गए। अब कितने गए इसके बारे में अपन आगे अध्याय में देखेंगे। चलिए, अब यहां से कितने लोग
श्रम के लिए आगे बढ़ते हैं, श्रम का प्रवाह कितना होता है, तो हम देखते हैं कि 19वीं सदी में यूरोप के लगभग, इस पूरे यूरोप के 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। कहाँ के लोग? यूरोप के लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बसे। तो यूरोप के लोग अपने साथ धर्म लेके गए, कौन सा? क्रिश्चियन, और ऑस्ट्रेलिया में क्रिश्चियनिटी ले गई। आज जो आप ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में ईसाई लोगों की संख्या ज्यादा देखते हो, ये उसी समय से ये लोग पहुंच गए। क्योंकि उस दौर में अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के रेड इंडियंस का तो कोई धर्म था नहीं, ये लोग गए और वहां पे ईसाइयत का प्रचार प्रसार किया। ऑस्ट्रेलिया के जो लोकल लोग थे उनका भी कोई धर्म नहीं था, वहां पर भी आदिवासी कबीले रहा करते थे, वहां जाकर इन्होंने नया धर्म स्थापित कर दिया। तो इस तरह से आज अपने को यहाँ पर ईसाइयत ज्यादा दिखती है। तो ये भी भूमंडलीकरण का ही हिस्सा आपको समझ में आ रहा होगा। और दुनिया भर से 15 करोड़ लोग इधर से उधर अच्छे भविष्य की चाह में अपना घर द्वार छोड़कर दूर देशों में जाकर काम करने लगे, वहां जाकर बस गए। इस तरह से हम देखते हैं कि पूंजी का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और व्यापार का प्रवाह आप लोगों की समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा ये चीज। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था 1890 में पूरी दुनिया में कृषि अर्थव्यवस्था आ गई। कैसे आई आपने देख लिया ना कि पूरी दुनिया में कृषि उत्पादों का उत्पादन हो रहा है खेतों के माध्यम से, और उनकी सप्लाई कहां जा रही है? ब्रिटेन की तरफ जा रही है, यानी वन साइडेड जा रही है। 1846 में मुक्त व्यापार की नीति आई, पूरे दुनिया भर में इनके उपनिवेश भी स्थापित हो गए थे। ब्रिटेन के उपनिवेश, ब्रिटेन के तो लगभग 60% धरती पर उनका कब्जा था। तो जितने उपनिवेश थे वहां से वो उगाते, एक तरफा कच्चा माल लेते, पक्का माल तैयार करते और उन्हीं उपनिवेशों में ले जाकर उनको बेचते। उपनिवेशों को किसी तरह की कोई मरम्मत नहीं दी जा रही थी। अब इस कृषि अर्थव्यवस्था को अपन समझते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था के कारण श्रम विस्थापन, पूंजी प्रवाह और इकोसिस्टम में गहरे बदलाव आए। तकनीक में भी बदलाव आएगा। रेलगाड़ियां चलेंगी तो रेलगाड़ियों के डिब्बों में, शिप्स में नए टेलीग्राफ लाइन खुलेंगी। इन सारी चीजों के बारे में अपन आगे देखेंगे इसी वीडियो में। तो अब अपन देखते हैं कि यहां पर आप गौर करिए कि आप लोग खाना खाते हैं, घर में रोटी बन रही है, आपके घर में जो रोटी आ रही है वो आपके अपने खेत से आ रही होगी, ये आसपास जो किसानों ने खेत में जो उगाया था उसको आपने खरीद लिया और उसकी रोटियां बना रहे हो, वही चावल दाल खा रहे हो। लेकिन उस दौर में 19वीं सदी के अंतिम दौर में ब्रिटेन के लोगों का पेट भरने के लिए ब्रिटेन के किसी गांव या कस्बे में भोजन उत्पादन नहीं हो रहा, बल्कि ये भोजन जो है उस दौर में यूरोप के लोगों का पेट भरने के लिए, ब्रिटेन के लोगों का पेट भरने के लिए भोजन जो है यूरोप में नहीं हो रहा है। पूर्वी यूरोप में तो हो रहा था लेकिन ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। इसका उत्पादन पूरी दुनिया में हो रहा है। हजारों मील दूर में जो अनाज उत्पादन हो रहा है वहां से अनाज आ रहा है कहां? ब्रिटेन के लिए। और यहां पर जो लोग जाके बस रहे हैं ये लोग रिसेंटली वहां बसे थे, बहुत पहले आकर नहीं बसे थे। तो आप लोगों ने देखा कि कॉर्न लॉ जब हट गया तो ब्रिटेन के लोगों का पेट भरने के लिए पूरी दुनिया भर में खेतों में उत्पादन होने लगा। और उन खेतों में जो लोग अब जाके मजदूर बसे थे वो रिसेंटली बसे थे, हाल ही में बसे थे। अमेरिका में भी नई आबादी बसी, ऑस्ट्रेलिया में भी नई आबादी बसी और ये लोग वहां पर उत्पादन करने लगे। यानी आप फील कर दिए कि हम लोग सुनते हैं ना कई बार कि भारत में अमेरिका से गेहूं आता था, लाल गेहूं एक दौर था बहुत पुराना। आप अपने दादा और दादी वगैरह से पूछिए, ऑस्ट्रेलिया से भी कभी कभी हम गेहूं बुलवाते हैं, हमारा गेहूं भी विदेशों में जाता है। तो ये उस समय का दौर था जब ब्रिटेन का पेट भरने के लिए पूरी दुनिया से उत्पादन होता था और वहां से ब्रिटेन जाता था। और इनको उत्पादन को करने वाले जो मजदूर थे, जो खेतीहर किसान थे, वो नए लोग थे। अब ये खेतीहर किसानों को कहां बसाया गया, कैसे बसाया गया? क्या भारत में भी ऐसी कोई कॉलोनी बनाई गई थी जहां पर नए लोगों को बसाया गया और वहां पर खेती कराई गई? चलिए देखते हैं और समझते हैं। ये देखिए पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में जंगल थे, शुरुआत में जंगल थे ही। अच्छा, आपको याद आ रहा होगा, मैं क्या है देखो जब पाठ पढ़ाता हूं तो बहुत सारी पुरानी चीजें भी आपको याद कराते चलता हूं। जैसे आपने वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद वाला अध्याय कक्षा 9 के इतिहास में पढ़ा होगा। उसमें दिया था कि सन 1600 के आसपास भारत में लगभग 50-51% जंगल थे, लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भारत में 16 या 18% जंगल रह गए। इसका कारण अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि ब्रिटेन का पेट भरने के लिए इन जंगलों को काटा गया था। यानी औपनिवेशिक काल में वनोन्मूलन बहुत ज्यादा हुआ था। अब यहां पर वही बात अपन कर रहे हैं कि ये जो श्रमिक हैं जिन खेतों में यहां पर काम कर रहे हैं, ये खेत जो है इसके पहले जंगल थे।
और लगभग एक पीढ़ी पहले जंगल रहे होंगे, ये लोग गए, इन्होंने जंगलों को काटा, खेत बनाया, और खेत बनाने के बाद जो खाद्य पदार्थ थे उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया, और इसी कारण रेलवे का नेटवर्क बिछाया गया ताकि खेत से रेल के माध्यम से बंदरगाहों तक अनाज जाए और बंदरगाहों से फिर लंदन, ब्रिटेन के लिए पहुंचाया जाए। तो रेल नेटवर्क से पानी के जहाजों तक माल पहुंचा और उनको भेजा जाता जहाजों के माध्यम से ब्रिटेन, यूरोप के लिए। तो इस तरह से अपन देखते हैं, इसको अपन और डिटेल में देखते हैं कि जहाजों से माल कैसे पहुंच रहा है। जो आपको ये दिख रहा है, ये हो गया खासकर दक्षिणी यूरोप, जो आपको यहां दिख रहा है दक्षिणी यूरोप, ये एशिया, ये अफ्रीका और ये कैरेबियाई द्वीप। ये जो ऐसे भाग थे जहां पर मजदूरों से बहुत कम वेतन पर इन जगहों पर काम कराया जाता था। दुनिया भर से मजदूर ले जाते और इन जगहों पर ले जाकर उनसे बहुत कम वेतन पर काम कराया जाता। परीक्षा में सवाल बन सकता है कि मजदूरों को कम वेतन पर काम कहां कराया जाता था। तो आप याद रखिएगा, 4 नाम है: यूरोप का दक्षिणी हिस्सा, एशिया, अफ्रीका और कैरेबियाई द्वीप समूह। इसमें भी आज जब अपन आगे और इसी में औद्योगिकरण का युग वाला पार्ट पढ़ेंगे या अर्थशास्त्र में आप वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों में अपने इकाइयों को स्थापित करती हैं जहां पर सस्ते मजदूर मिलते हैं। तो आज भी एशिया में, अफ्रीका में सस्ते मजदूर उपलब्ध हैं। ये आज से नहीं है, ये पुराने दौर से चला आ रहा है। आप इसको देख करके समझ सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि भारत में क्या ऐसा हुआ था कुछ। तो भारत की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत में कुछ अर्ध रेगिस्तानी एरिया, यानी इसको अपन जूम करके देखते हैं। तो जूम करके अपन ये देखते हैं यहां पर, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपका राजस्थान, राजस्थान के ऊपर ये पंजाब। तो ये पहले पाकिस्तान जो था वो भारत का हिस्सा हुआ करता था, यानी पाकिस्तान वाला पंजाब और भारत वाला पंजाब। यहां की अपन बात करते हैं अब। तो यहां पर नदियां बहती थी, लेकिन यहां पर उत्पादन, खेती नहीं होती थी उतने अच्छे से। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स उपनिवेश के दौर में उन्होंने इन नदियों के सहारे, पंजाब में नदियां कौन कौन सी थी, रावी, व्यास और सतलज नदी, इन नदियों के किनारे लोगों को लाकर बसाया और कैनाल बनाई, नहर बनाई, और उन नहर के किनारे लोगों को मकान बना के वहां पर बसा दिया। तो इन बस्तियों को अपन बोलते हैं नहर बस्ती, या बोलते हैं अपन इनको कैनाल कॉलोनी। तो आपके पेपर में 2 नंबर का सवाल आ सकता है, कैनाल कॉलोनी किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं उत्तर में कि भारत के पंजाब में जो नदियां बहती हैं उन नदियों से कैनाल निकाली गई और कैनाल के किनारे नहर निकाली गई और नहर के किनारे मकान बनाए गए और उन मकानों में खेती करने वाले मजदूरों को बसाया गया, खेतीहर मजदूरों को बसाया गया। उन्हीं बस्तियों को कहा जाता है नहर बस्ती या कैनाल बस्ती। अब यहां पर जो कपास और गेहूं उगाया जाता, उसको कहां ले जाएंगे, एकमात्र जगह है, वो कहा है ब्रिटेन। ये सारा अनाज जाएगा ब्रिटेन के लिए। तो इस तरह से आप लोगों ने भोजन का प्रवाह दूसरे तरीके से देखा। अब आपको फिर से मैं एक पुराने अर्थशास्त्र के पाठ में ले जाऊं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसमें जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना कि दुनिया भर के देशों में प्रारंभिक 100 वर्षों में प्राथमिक क्षेत्रक का विकास हुआ। ये वही दौर है। दुनिया भर के क्षेत्रकों में, यानी गेहूं के उत्पादन के लिए या कपास के उत्पादन के लिए प्राथमिक क्षेत्रक का विकास हो रहा है। इसके बाद द्वितीय क्षेत्रक का विकास होगा। इसको भी अपन धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, तकनीकी भूमिका जब अपन देखेंगे उसमें देखेंगे। तो इस तरह से अपन ने भोजन का देखा। अब केवल गेहूं या खाद्यान्नों की बात नहीं हो रही है, केवल इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि पेट भरने के लिए सब कुछ जा रहा है। कुछ पेटी भरने वाले उत्पाद भी इसी तरह से विकास की ओर बढ़ रहे थे। चलिए देखते हैं। अपन बात करते हैं कि भोजन की। भोजन तो केवल एक उदाहरण मात्र है। कपास की कहानी की अगर हम बात करें तो उसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। गेहूं ब्रिटेन के लोगों का पेट भरता था, तो कपास जो है वह ब्रिटेन की उद्योगों का, ब्रिटेन की कपड़ा मिलों का पेट भरता था, यानी कच्चा माल था वहां। रबड़ की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। तो इस दौरान हुआ क्या कि इन प्राथमिक उत्पादों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई इनके व्यापार में। 1820 से लेकर के 1914 तक लगभग जो व्यापार 25% था 1820 में, वो बढ़ के 40% के करीब पहुंच गया। और अगर पूरे 100% व्यापार की बात करें तो इस 100% व्यापार में 60% हिस्सेदारी केवल प्राथमिक उत्पादों की थी। और प्राथमिक उत्पाद कौन कौन से थे, गेहूं, कपास
और कोयला जैसे उत्पाद थे। कोयला खनिज उत्पाद था। कोयले की जरूरत क्यों पड़ेगी? कोयले की जरूरत स्टीम इंजन को चलाने के लिए पड़ेगी, यानी एनर्जी के लिए पड़ेगी। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको देखा कि किस तरह से विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हो रहा है प्राथमिक क्षेत्र के माध्यम से। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि कॉर्न लॉ की समाप्ति ने दुनिया में एक नई अर्थव्यवस्था के उदय के मार्ग को प्रशस्त किया और वस्तु, पूंजी और श्रम का आदान प्रदान होने लगा, श्रम का प्रवाह बढ़ने लगा। तो 19वीं सदी के भूमंडलीकरण को प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक अपन ने देख लिया। कौन सा देखा? वस्तु, श्रम और पूंजी का प्रवाह। अगले कारकों पर अपन बात करेंगे अगले कंटेंट में। उसके पहले आपको करना क्या है? ये कंटेंट अगर आपको समझ में आया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखकर भेजें, अपनी समझ लिख के भेजें कितना समझ में आया। और अगर नहीं आया है तो किस पॉइंट पे आपको दिक्कत गई है उसको भी आप लिखकर भेजें, तो अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। और हां, सब्सक्राइब करते रहा करो, मन लगा रहता है। तो चलिए, आप लोग इस कंटेंट को अन्य विद्यार्थियों के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं चलता हूं 19वीं सदी के भूमंडलीकरण को प्रेरित करने वाले अगले कारक की तलाश में, उसको समझूं और आपको समझाऊं। तब तक आप लोग देखते रहिए क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।